जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। सीडीएस एनडीए सीएपीएफ का एग्जाम आपका आने वाला है। हम बात करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्रक्स और फैक्ट्स के बारे में। शुरुआत की जाएगी ज्योग्राफी से। हर एक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्रक्स है ना, उन्हें हम देखेंगे। देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं, जो एनसीईआरटी रेफर करते हैं या फिर जो एनसीईआरटी रेफर नहीं करते। अभी जो बच्चे एनसीईआरटी कई बार रेफर भी करते हैं ना, उसके बावजूद एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फटाफट रीड करने के चक्कर में वो मिस कर देते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरी तरफ कई बार हम एनसीईआरटी के अलावा कुछ बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं, वहां से कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्रक्स होते हैं जो हमारे मिस हो जाते हैं, जो कि डायरेक्टली सीडीएस एनडीए सीएपीएफ के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर पार्ट 1 रहेगा ज्योग्राफी का। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्रक्स है, उन्हें भी कवर करेंगे। और ये चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्हें खुद ब खुद मैं फिल्टर करने वाला हूं हर एक बुक में से। एनसीईआरटी की बहुत सारी आपकी बुक्स हैं, उनमें से जो चीजें रेलिवेंट है, जो फैक्ट्स रेलिवेंट है, जो आपको याद होने चाहिए, जो आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए, जो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, उन सभी चीजों को हम यहां पर कवर करेंगे, ताकि सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम के अंदर आप कवर कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्रक्स और फैक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी के अलावा आप किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। आज हम ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे, तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करेंगे ना, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो काफी बार पूछा जा चुका है वो ये है कि 10 डिग्री चैनल किसे सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल हमारा सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। सिंपल चीज। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी अप्रोक्सीमेट हाइट के बारे में पता होना चाहिए। रीजन बीइंग, कई बार अरेंज करने के लिए आपको बोल सकते हैं, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के अलावा यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए एग्जैक्टली वो पीक कहां पर है। जैसे अंडमान की बात करेंगे तो ये फर्दर सब डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान में, मिडल अंडमान में, लिटिल अंडमान में। इसी तरह से निकोबार आइलैंड को देखेंगे, वो भी सब डिवाइडेड है, कार निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन उनकी पता होनी चाहिए। 10 डिग्री चैनल के बारे में पता चल गया, ये सेपरेट करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। इसके अलावा यहां पर जो सैडल पीक है, ये आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अंडमान के अंदर। माउंट डियावोलो आपको देखने को मिलेगा मिडल अंडमान में, माउंट केओब देखने को मिलेगा साउथ अंडमान में, और यहां पर जो माउंट थ्यूलर है ये देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार में। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जिनके ऊपर सीधा प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा ये जो एनसीईआरटी क्रक्स और फैक्ट्स वाली वीडियोस रहेंगी ना, इनकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, तो इसे डाउनलोड कर लेना। फिर भी कुछ आपको नहीं पता चलता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, यहां पर इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। इसके ऊपर ना सीधा सीधा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, और इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो नॉटिकल माइल होता क्या है। देखिए, जब हम ऐसे यूनिट की बात करते हैं जो डिस्टेंस मेजर करता है पानी के अंदर, सी के अंदर, वाटर के अंदर, उस यूनिट को हम कहते हैं नॉटिकल माइल। अगर नॉर्मली 1 माइल की बात करें, जो लैंड के ऊपर डिस्टेंस होता है वो होता है 1.609 किलोमीटर। लेकिन जो 1 नॉटिकल माइल है, यानी पानी के अंदर जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, उसमें 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर के। अभी देखिए, ये हमारा भारत है, ये भारत की कोस्टल बाउंड्री है। लेकिन ये जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है ना, जब सैटेलाइट से देख रहे हैं तो बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हमारी कोस्टल बाउंड्री कुछ इस तरह से होगी। अभी जो हमारे बाहर वाले पॉइंट होते हैं ना, इन्हें हम मैच कर देते हैं। ये हमारी होती है बेस लाइन। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारी क्या है, कोस्टल बाउंड्री है।
अभी ये हमने बेस लाइन मैच कर दी, इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, वर्चुअल चाहे बेस लाइन है, लेकिन बेस लाइन के अंदर और लैंड के बीच में जो पानी होता है ना, इसे हम इनलैंड वाटर कहते हैं। और इनलैंड वाटर के ऊपर भारत का ही अधिकार क्षेत्र होता है। यहां पर जो एयर स्पेस है उसके ऊपर भी भारत का अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन अभी बात आती है कि इसके बाद में जो पानी आ जाएगा बेस लाइन के बाद में, क्या उसके ऊपर भारत का अधिकार क्षेत्र है? भारत की टेरिटोरियल लिमिट क्या है? तो यहां पर जो हमारी बेस लाइन बनती है ना, इससे अगर 12 नॉटिकल माइल हम आगे चले जाते हैं तो इसके ऊपर भी भारत का अधिकार क्षेत्र है। यहां पर जो पानी है उसके ऊपर भी भारत का अधिकार क्षेत्र है। यहां की जो एयर स्पेस है उस पर भी भारत का अधिकार क्षेत्र है। इसी वजह से यहां पर वो पूछ रहे हैं कि भारत की टेरिटोरियल लिमिट क्या है, क्योंकि यहां पर सी आ गई, कोस्टल बाउंड्री आ गई, क्या उसके बाद में भारत का अधिकार है? बिल्कुल है। जब हम पानी में जाएंगे तो 12 नॉटिकल माइल तक भारत का अधिकार क्षेत्र है पूरी तरह से। एयर स्पेस भी भारत की है, पानी भी भारत का है, जिसका मतलब यहां से ना तो कोई हवाई जहाज निकल सकता है भारत की परमिशन के बिना, और ना ही कोई पानी वाला जहाज निकल सकता है भारत की परमिशन के बिना। अभी 12 नॉटिकल माइल खत्म होते ही जो अगले 12 नॉटिकल माइल होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कॉन्टिगियस जोन। क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है कॉन्टिगियस जोन। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? जो हमारे पहले 12 नॉटिकल माइल थे ना, वहां पर एयर स्पेस भारत की थी, यानी वहां से कोई एरोप्लेन नहीं निकल सकता किसी और देश का। लेकिन जैसे ही 12 नॉटिकल माइल खत्म होते हैं उसके बाद में कॉन्टिगियस जोन शुरू हो जाता है, और यहां पर जो एयर स्पेस होती है ना, ये होती है इंटरनेशनल, यानी किसी भी देश का जहाज जो है, हवाई जहाज जो है, यहां से निकल सकता है। लेकिन यहां का जो पानी होता है उसके ऊपर भारत का अधिकार क्षेत्र है। यहां से दूसरे देशों की शिप निकल सकती है, लेकिन भारत की परमिशन के साथ में। तो ये डिफरेंस है कि जब हम टेरिटोरियल लिमिट की बात करते हैं तो वहां पर एयर स्पेस भी हमारी है। कॉन्टिगियस जोन की बात करते हैं तो वहां पर एयर स्पेस हमारी नहीं है, वो इंटरनेशनल है। तो यहां पर प्रश्न क्या बनेंगे? पहला प्रश्न बनेगा कि बेस लाइन से टेरिटोरियल लिमिट कितनी है? आप कहेंगे 12 नॉटिकल माइल है। अगर किलोमीटर में पूछ लेंगे तो कन्वर्ट कर लेना, लगभग 22 किलोमीटर हो जाएगी। इसी तरह से पूछेंगे कि कॉन्टिगियस जोन, इसकी लेंथ, इसका डिस्टेंस कितना होता है? वो भी 12 नॉटिकल माइल होता है। अगर बेस लाइन से कॉन्टिगियस जोन का डिस्टेंस पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा, क्योंकि पहला 12 नॉटिकल माइल जो है, फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल जो है वो टेरिटोरियल लिमिट में आते हैं, देन नेक्स्ट वाले 12 नॉटिकल माइल आपके कॉन्टिगियस जोन के अंदर आ जाएंगे। अब ये एक और क्वेश्चन बनता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए यहां पर जो बेस लाइन है ना, यहां पर जो हमारी बेस लाइन बनती है ना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि यहां पर जितने भी मिनरल्स पाए जाएंगे, अगर नेचुरल गैस हमें पानी से निकालनी है या फिर ओशियन में से कोई भी खनिज पदार्थ निकालना है, तो उसके ऊपर भारत का अधिकार क्षेत्र है। भारत उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का डिस्टेंस आपसे पूछ ले तो वो बेस लाइन से होता है 200 नॉटिकल माइल। अगर पूछ ले टेरिटोरियल लिमिट तो वो होती है 12 नॉटिकल माइल। अगर पूछ ले कॉन्टिगियस जोन के बारे में तो अगला जो 12 नॉटिकल माइल है वो आ जाएगा कॉन्टिगियस जोन के अंदर। इसके अलावा 1 नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए यहां से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो अक्सर हम मिस कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं पर भी इसके बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा गया। यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है जिससे हमें खुद एनालाइज करना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर आप देखिए एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि 4 आपको ऑप्शंस दे देंगे, उन्हें डेंसिटी वाइज अरेंज करने के लिए बोलेंगे, या फिर ये पूछेंगे कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से प्लेनेट की है। तो यहां पर इसे एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अर्थ के बाद में यहां पर नंबर किसका आता है? मरकरी का आता है। उसके बाद में यहां पर नंबर किसका आता है? वीनस का आता है। उसके बाद में यहां पर नंबर किसका आता है? मार्स का आता है। उसके बाद में यहां पर नंबर किसका आता है? नेपच्यून का आता है। देन यहां पर नंबर किसका आता है? आपके जुपिटर का।
देन यहां पर नंबर आता है यूरेनस का, और सैटर्न का नंबर जो है सबसे लास्ट में आता है। और सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न बनेगा आपका कि बताइए जो 4 प्लैनेट्स दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सबसे ज्यादा डेंसिटी है अर्थ की, लेकिन वहां पर अर्थ ऑप्शन में नहीं होगा, वहां पर ऑप्शन में क्या होंगे? मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है। उसके बाद में सीक्वेंस में चलना, मरकरी पहले आता है, वीनस आता है, मार्स आता है। तो पहले 4 आपको यहां पर क्लियर हो गए। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि नेपच्यून आएगा, जुपिटर आएगा, यूरेनस आएगा और सैटर्न आपका लास्ट में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि बताइए इनमें से डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, या फिर कहेंगे कि इन्हें डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए प्लैनेट्स को। तो कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा, देन मरकरी, देन वीनस, देन मार्स। उसके बाद में आपका यहां पर नेपच्यून आएगा, जुपिटर आएगा और सैटर्न आपका आएगा लास्ट में। सिंपल सी चीज। इसके अलावा रेडियस के ऊपर प्रश्न बन सकता है कि बताइए जो हमारी प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसका है? तो आप क्या कहेंगे? जुपिटर का रेडियस सबसे ज्यादा है, सैटर्न का रेडियस जो है उससे कम है। अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे कम रेडियस किसका है, तो क्या आप बता सकते हैं ना? सबसे कम रेडियस है मरकरी का। देखिए जो पुराने क्वेश्चन है ना वो नहीं बनेंगे, अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स वही रहते हैं। सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछने के जो ढंग है वो लगातार बदलते रहते हैं, तो आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना है अपनी प्रेपरेशन में। तो यहां पर कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर अर्थ के अलावा सबसे ज्यादा डेंसिटी पूछी जाए तो किसकी है? मरकरी की। अगर रेडियस पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका है, तो जुपिटर का। अगर पूछा जाए रेडियस सबसे ज्यादा कम किसका है, देन आपका आ जाएगा मरकरी। और यहां पर जो मैंने डेंसिटी बताई है ना, इसका अरेंजमेंट आपकी टिप्स के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले चार्ट की तरफ, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसके ऊपर ना सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है बहुत बार, और हर बार घुमा फिराकर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर जो पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, कहेंगे कि अरेंज करिए कि कहां पर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, उसके बाद में कहां पर पानी सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद में कहां पर मिलता है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पानी 97.25% है ओशियंस में। उसके बाद में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स है, वहां पर 2% है। जो ग्राउंड वाटर है, जमीनी पानी है, वो सिर्फ 0.68% है। उसके बाद में नंबर आता है लेक्स का, उसके बाद में नंबर आता है सॉइल मॉइस्चर का, उसके बाद में नंबर आता है एटमॉस्फेयर का, देन नंबर आता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स का। तो देखिए स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कितना नीचे है। अभी होगा क्या एग्जाम में ना, जब इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस होंगी, ओशियंस, ग्लेशियर्स, लेक्स, रिवर्स, और आपको कहेंगे कि यार अरेंज कर दो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो आप सोचेंगे कि यार रिवर्स में तो पानी बहुत ज्यादा है, लेक्स में कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ओशियंस में पानी सबसे ज्यादा है, ग्लेशियर्स में उसके बाद में है, देन नंबर आता है लेक्स का, देन नंबर आता है रिवर्स का। इसी तरह से अगर मैं ऑप्शन में डाल देता ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर में जो पानी का परसेंटेज है वो लेक से भी ज्यादा है, रिवर से भी ज्यादा है। तो यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से रट लीजिए। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। हर बार घुमा फिराकर प्रश्न जो है यहां से बन सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन नहीं डाल देंगे। अगली बार एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ लेंगे, बायोस्फीयर के बारे में पूछ लेंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पानी ओशियंस में है, देन उसके बाद में ग्लेशियर्स का नंबर आता है, देन ग्राउंड वाटर का आता है, ग्राउंड वाटर के बाद में लेक्स का आता है, फिर सॉइल मॉइस्चर का, फिर एटमॉस्फेयर का, और उसके बाद में कहीं जाकर नंबर आता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स का। बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं थर्मोक्लाइन के बारे में। आपसे सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि थर्मोक्लाइन क्या होता है। देखिए जैसे जैसे आप ओशियन में नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो टेम्परेचर आपका कम होता जाता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जो लो लैटिट्यूड एरियाज है या मिड लैटिट्यूड एरियाज हैं, वहां पर जो ओशियन का सरफेस होता है ना,
उसका टेम्परेचर होता है लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन जैसे जैसे ओशियन में आप नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। यानी अगर सरफेस पे 25 डिग्री है तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर थर्मोक्लाइन क्या है, देखिए एक ऐसा रीजन आता है जहां पर थोड़ा सा नीचे जाने पर ही बहुत तेजी से टेम्परेचर ड्रॉप होता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि मैं लगभग 500 मीटर नीचे आया तो टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरा। सिर्फ 500 मीटर डिस्टेंस है ये, और यहां पर टेम्परेचर लगभग 21-22 था, और यहां पर लगभग 4 डिग्री के आसपास आ गया है। तो थर्मोक्लाइन क्या होता है कि जब हम पानी में, ओशियन वाटर में नीचे की तरफ जाते हैं, एक डिस्टेंस ऐसा आता है जहां पर बहुत तेजी से टेम्परेचर गिरता है, और जनरली ये डिस्टेंस आपको 500 से 1000 मीटर के बीच में देखने को मिलेगा। लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड एरियाज में इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। अभी थर्मोक्लाइन से ऊपर आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था, थर्मोक्लाइन के नीचे भी आप देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। सिर्फ थर्मोक्लाइन एक ऐसा रीजन होता है जहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने से टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ में गिर जाता है। तो ये सिंपल सी चीज है। इसके अलावा जैसे जैसे ओशियन में नीचे जाएंगे टेम्परेचर गिरेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और सरफेस का टेम्परेचर जनरली मिड लैटिट्यूड एरियाज में, लो लैटिट्यूड एरियाज में लगभग आपका रहता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे सैलिनिटी के बारे में। देखिए सैलिनिटी के ऊपर ना प्रश्न आपका बहुत बार बन चुका है, बनेगा भी, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले सैलिनिटी होती क्या है, देखिए जो हमारे ओशियन वाटर है, वाटर बॉडीज हैं, उनके अंदर कुछ सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं, कुछ मिनरल्स जो हैं हमारे डिसॉल्व रहते हैं। अभी वो कितनी मात्रा में डिसॉल्व हैं पानी के अंदर, उससे हमें पता चलता है सैलिनिटी का। सैलिनिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि कितने ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है 1 kg वाटर के अंदर। इसी वजह से सैलिनिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, पार्ट्स पर 1000, पीपीटी, पार्ट्स पर 1000, क्योंकि 1 kg वाटर के पीछे कितने सॉल्ट्स हमारे डिसॉल्व है उससे हमें पता चलता है सैलिनिटी का। एग्जाम के अंदर एक प्रश्न तो सीधा आपका बन सकता है कि सैलिनिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पार्ट्स पर 1000 में कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर 100 में कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर 10,000 में करते हैं। तो यहां पर पता होना चाहिए पार्ट्स पर 1000। एक प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जिसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, तो लेक वैन है टर्की के अंदर, जिसकी सैलिनिटी है 330 पार्ट्स पर 1000। डेड सी की सैलिनिटी है 238। ग्रेट सॉल्ट लेक आपकी कहां पर है, यूएसए में है, इसकी सैलिनिटी कितनी है, 220। सिंपल सी चीज है, ध्यान में रखना। बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। लेक वैन कहां पर है, टर्की में है, सबसे ज्यादा सेलाइन है, सैलिनिटी कितनी है, 330 पार्ट्स पर 1000। देन आपकी डेड सी है, ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये कहां पर है, यूएसए में। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो हमारी वाटर बॉडीज है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व है। आपको ये पता है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, नमक है, वो भी हमें वाटर बॉडी से मिल जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है या फिर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, ये हमें पता चलेगा इस चार्ट के द्वारा। इसका आइडिया होना चाहिए, कम से कम जो पहले 4-5 हमारे सॉल्ट्स है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लोरीन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है, सोडियम की मात्रा उसके बाद में, सल्फेट की मात्रा उसके बाद में, देन नंबर आता है मैग्नीशियम का, देन नंबर आता है कैल्शियम का। तो ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि बताइए भाई कि सी वाटर के अंदर साल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं, उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है या सोडियम की मात्रा ज्यादा है। तो ध्यान में रखना, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है सोडियम से। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्थ की क्रस्ट के बारे में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, अर्थ की क्रस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ की क्रस्ट में कौन से एलिमेंट की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो यहां पर ऑक्सीजन की वेटेज सबसे ज्यादा है,
देन नंबर आता है सिलिकॉन का, देन नंबर आता है एल्यूमिनियम का, देन आता है आयरन का। ये चार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर भी अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर कौन से एलिमेंट मिलते हैं, उनकी क्या वेटेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अर्थ की क्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, कैल्शियम। उसके बाद में नंबर आता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का। और ये प्रश्न आपका सीधा सीधा बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, ये जो हमारी वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, सभी की वीडियोस कवर करेंगे इसी चैनल के ऊपर, वो भी डेली। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ज्योग्राफी के लेक्चर्स आप कवर करना चाहते हैं या फिर सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स कवर करना चाहते हैं, ये सभी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। अभी आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लिया है। जैसे हमें यहां पर पता चल गया अर्थ की क्रस्ट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी वेटेज क्या है। इसी तरह से वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारे अर्थ के ऊपर, हमें सैलिनिटी के बारे में पता चल गया। उसके अलावा थर्मोक्लाइन के बारे में हमने देखा। सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी के बारे में हमने देखा, जो डायरेक्टली आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। हमने यहां पर टेरिटोरियल लिमिट को देखा, कॉन्टिगियस जोन को देखा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखा, 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर है उसे देखा। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स को देखा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। जय हिंद।